कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यूजीसी नेट एनटीए इकोनॉमिक्स एग्जाम के। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। assertion है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। दिस सीम्स टू बी करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। मान लीजिए आपका डिमांड फंक्शन है और आपसे इतना रुपया मांगा जा रहा है, और मान लेते हैं कि पहले यूनिट के लिए आप कितना देने को तैयार हो जाते हैं। आप इतना देने को तैयार हो जाते हैं ना, लेकिन आपसे मांगा कितना जा रहा है? सिर्फ इतना। आप देने को कितना तैयार होते? इतना, इतना अमाउंट फॉर द फर्स्ट यूनिट, लेकिन आपसे मांगा कितना जा रहा है? सिर्फ इतना। तो ये सरप्लस ही तो है। और जब आप इसको सारे यूनिट्स के लिए ऐड कर जाते हैं तो ये जो एग्रीगेट सरप्लस है आपका कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। तो पहले यूनिट के लिए कितना सरप्लस है? जो कि डिफरेंस है जो प्राइस आप देने के इच्छुक थे माइनस जो प्राइस आपसे एक्चुअली चार्ज करा जा रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। इसका ये रीजनिंग दी है। चलो रीजनिंग तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या ये लाइन अपने आप में सही है? देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो मान लेते हैं कि यह पहले प्राइस P1 था, तो इस P1 पे पहले आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना था? इतना। ये जो मैंने ग्रीन से शेड करा है, यह अमाउंट आपका कंज्यूमर सरप्लस था। इतने यूनिट्स आप अपने डिमांड फंक्शन के हिसाब से खरीद सकते थे। ठीक है, इतना कुछ अमाउंट आप खरीद सकते थे। मान लीजिए X1 और कुछ जो भी Q1 आप लिखना चाहें। अब मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के P2 हो गया। अब आप सिर्फ कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं? इतने। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस घट के कितना रह गया? सिर्फ इतना। ये जो ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल है, ये अमाउंट, राइट। तो ये इतना जो ग्रीन अमाउंट रह गया, ये इसका लॉस है। तो जब प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर सरप्लस गिरा। सो देयर एग्जिस्ट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। सही बात है, लेकिन यह रीजनिंग हमारी एजर्शन की ट्रू रीजनिंग नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ए और आर ट्रू तो हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following is or are true? Okay. Indifference curve slope downward from left to right? Yes. जो भी, अगर हम ये माने कि ये वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व्स हैं, तो क्या यह डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बिल्कुल है। आप यहाँ पे गुड 1 को रख दीजिए, यहाँ पे गुड 2 को रख दीजिए, और अगर यह मेरा इंडिफरेंस कर्व है तो यह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बिल्कुल सही बात है। सो ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए सही लगता है। इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। यस इट इज, राइट। सो आप ये समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आप कब कहेंगे कॉन्वेक्स है? जब एवरेजेस आर प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम्स है। मान लीजिए आप ये दो कोई भी बंडल ले लेते हैं, ए और बी, और ए और बी का एवरेज कहीं यहां आएगा, सी, और सी से पास होने वाला इंडिफरेंस कर्व अगर होगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर जाता हो ऐसा। हाँ, तो एवरेजेस आर प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू फॉर वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, राइट। So averages are, हाँ, it is convex to the point of origin of the two axes. Yes, okay. तो भैया C भी सही है। Indifference curves never intersect each other.
ये बात भी सही लगती है? गुड 1 है, गुड 2 है, यह पहला इंडिफरेंस कर्व है, मान लीजिए यह दूसरा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, ओके। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है। पॉइंट से मतलब बंडल। तो क्योंकि ए और बी इंडिफरेंस कर्व यू नॉट पे है, तो ए और बी आपस में इंडिफरेंट है, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। बी और सी सेम इंडिफरेंस कर्व U1 पे है, तो बी और सी आपस में इंडिफरेंट है। और अगर ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस सेटिस्फाइड है बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, तो बेटा ये भी तो होना चाहिए था ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, नहीं? बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, तो ये होना चाहिए था, अगर ए बी से इंडिफरेंट है, बी सी से इंडिफरेंट है, तो ए सी से भी इंडिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ए और सी दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स में है, राइट? तो इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांजिटिविटी अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, राइट? अगर ए और बी इंटरसेक्ट करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांजिटिविटी अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो भैया क्या क्या सही है? ए बी, सॉरी, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो ए सी और डी सही है। ओके, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, देखिए जो डायमंड्स हैं उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत है, लेकिन जो उनकी वैल्यू इन यूज नहीं है। ऐसी जो वाटर है उसका वैल्यू इन यूज तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ अबंडेंट सप्लाई उसका वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। इस बात को एडम स्मिथ ने सबसे पहले कहा था। एक लाइन लिख लेंगे, डायमंड्स हैव अ हाई प्राइस। कहने का मतलब उसकी हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है, राइट? एंड दे आर नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। आपको जरूरी तो नहीं है ना कि आपके पास डायमंड हो तो ही आप जिंदा रहेंगे। आर नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब है लो वैल्यू इन यूज। हाँ, तो डायमंड्स की हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है बट लो वैल्यू इन यूज है। बट वाटर, वाटर ऑफ कोर्स दैट्स नेसेसरी टू लिव, सो उसका हाई वैल्यू इन यूज है, बट बिकॉज ऑफ अबंडेंट सप्लाई उसका लो वैल्यू इन एक्सचेंज है। बट वाटर is necessary for life, has a low price, has a low price। लो प्राइस मतलब क्योंकि उसकी इतनी abundant सप्लाई है तो उसका प्राइस बहुत कम है।
लो वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट। इस बात को सबसे पहले एडम स्मिथ ने उठाया था। हमने लेक्चर्स में देखा है कि इसको कैसे सॉल्व करा गया था, राइट। ओके, when income effect becomes stronger than the substitution effect, then the labor supply curve will, बेटा ये हम शायद पहले की रिकॉर्डिंग्स में भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आई विल अर्ज यू कि आप पहले के वीडियोस देखें। उसमें हमने कहा कि मान लीजिए अगर ये वेज है और यह लेबर सप्लाई है, नहीं, मान लेते हैं कि वेज W बार है, ऐसा कुछ, और यह कुछ मेरा कुछ ऐसा लेबर सप्लाई फंक्शन है। तो इसका ये अर्थ है, इंपेरिकल स्टडीज ये कहती हैं कि कम वेजेस के ऊपर अगर लोगों को ज्यादा वेज मिलती है, मतलब जब उनकी वेजेस कम है और उसके बाद थोड़ा सा वेज में इजाफा हुआ, तो वह इसको रिस्पॉन्ड करते हैं ज्यादा काम करके। हमें पहले की भी रिकॉर्डिंग्स में बोल चुके, तो मैं फिर से नहीं बोल रहा इसमें। इस पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी वेज मान लीजिए किसी एक थ्रेशोल्ड वेज से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप ये कहते हैं कि अब मुझे क्यों काम करने की जरूरत है, लेट मी इंजॉय मोर। तो उस केस में इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सो जब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है, तो जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग है। हम ये पहले भी कर चुके हैं, पहले की रिकॉर्डिंग्स देखिए। Which of the following are the basic assumptions of cardinal utility analysis? ये भी हम देख चुके हैं बेटा। जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल और क्वांटिफाइबल क्वांटिटी है, यही मतलब है कार्डिनल यूटिलिटी का। यही मतलब है कार्डिनल यूटिलिटी का कि यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी। दूसरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस विद चेंजेस इन रियल इनकम ना। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन ही यह है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है, वो यार्डस्टिक है। अगर बिकॉज आप सारी की सारी यूटिलिटीज मनी के टर्म्स में देख रहे हैं, तो अगर वह ही अपने आप में चेंज होने लग जाएगी, तो आप ये नहीं अंतर बता सकते कि और सब चीजों की यूटिलिटी कैसे चेंज हो रही है। वैसे रियल लाइफ के अंदर जो मनी है उसकी भी यूटिलिटी डिमिनिशिंग ही रहती है। आप किसी रिच आदमी से पूछिए, अगर उसको थोड़ा सा और ज्यादा पैसा मिलता है, उसको बहुत ज्यादा ऐसा कोई खुशी नहीं मिल जाती। हाँ, लेकिन अगर किसी गरीब को कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए तो उसकी खुशी ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी रिच आदमी के लिए। मान लीजिए अंबानी साहब को 10 लाख रुपए ज्यादा मिल जाए, उनके लिए वो डेसिमल पॉइंट है, नहीं। लेकिन किसी नॉर्मल इंसान को अगर 10 लाख रुपए ज्यादा मिलते हैं तो उसके लिए वो बड़ा अमाउंट है। तो मार्जिनल, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का यह अपने आप में एक ड्रॉबैक भी है कि उन्होंने ये अज्यूम करा है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। पहली बात तो ये। यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द वेरियस गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट? नो, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, राइट। एंड वह इंटरडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में। हम ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये हमने शायद पिछली रिकॉर्डिंग्स में करा था। यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन जजिंग द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यस, आई मीन यू नो दिस दैट कि जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ती है, सॉरी, जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, आपकी यूटिलिटी घटती चली जाती है, राइट। सो हम यहां पे ये कहेंगे कि 1 and 4 आर करेक्ट।
फिर क्वेश्चन आता है जी, एंजल कर्व डिनोट्स व्हाट? एंजल कर्व डिनोट्स व्हाट? वेरियस अमाउंट्स ऑफ गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज। अच्छा, एंजल कर्व क्या है भाई? एंजल कर्व कौन से स्पेस में ड्रॉ होता है? एक्स एक्सिस में आपका कंजम्पशन ऑफ गुड है, वाई एक्सिस में आपकी इनकम है, ठीक है? तो अगर तो गुड नॉर्मल है, यहां पे गुड एक्स है और ये इनकम है। अगर गुड नॉर्मल है तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आप कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे। पहले कम लेवल ऑफ इनकम पे आप इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब ज्यादा लेवल ऑफ इनकम पे आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स के लिए। नहीं, और इंफीरियर गुड्स के लिए जब आपकी इनकम कम थी तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इस गुड को, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप कम कंज्यूम कर रहे हैं इस गुड को। नहीं, सो ये इंफीरियर गुड्स के लिए। सो ये क्या बता रहा है? वेरियस अमाउंट्स ऑफ गुड विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज एट वेरियस लेवल्स, राइट? फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया छोटा सा कंज्यूमर सरप्लस का। आप जरा इसको सॉल्व करिए। ये आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन है। मान लीजिए पी डी इज इक्वल टू 30 माइनस 5x, x 0 है, इसमें मुझे y नहीं लिखना चाहिए, आई शुड बी राइटिंग px, और pd। अगर x 0 है तो प्राइस 30 है, प्राइस 0 है तो x 6 है, राइट? अब यह कैसा दिखाई देगा? x है और pd है, whatever, ठीक है? इसको x कह दो इफ यू वांट टू बी मोर टेक्निकल। टक टक। x 0 है, प्राइस 30 है, और प्राइस 0 है, x 6 है, लाइक दिस। ps is equal to your 3x minus 10, px is equal to 3x minus 10। तो इस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे, राइट? इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर वेयर, बिकॉज जब आप x को when x is 0 price is minus 10, when price is 0 x is 10 by 3, तो यहां पे कुछ 10 by 3 टाइप्स। और जब आप इक्विलिब्रियम निकालेंगे, so 30 minus 5x equals to 3x minus 10, आपके पास जो x है वो 5 आ जाएगा। आप इस x5 को चाहे डिमांड फंक्शन में चाहे इसमें डाल दीजिए सप्लाई फंक्शन में, आपके पास प्राइस आ जाएगा विच इज 30 minus 5 into 5 विच इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा, राइट? x5 प्राइस 5। और अगर मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो बेटा ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, ये ट्राइंगल, राइट? ये ट्राइंगल मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? 1/2 इंटू 30 minus 5 इंटू 5,
This is 5. This is 30 minus 5. So this is 1 by 2 into 25 into 5. This is 62.5. This is 62.5. So answer is C. Answer is C, right? So this is what I wanted to do in this class. Thank you, beta.